हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल से अभी विथ अशोक। तो फ्रेंड्स, आज हम बीएफएम के मॉड्यूल डी में चैप्टर नंबर 30 स्टार्ट करेंगे। तो ये फ्रेंड्स चैप्टर है RAROC एंड प्रॉफिट प्लानिंग के बारे में। ठीक है फ्रेंड्स, तो RAROC क्या होता है? रिस्क एडजस्टेड रिटर्न ऑन कैपिटल। ठीक है, तो बैंक क्या चाहता है कि उसकी कैपिटल जो पूंजी लगाई है उस पर उसको रिटर्न मिले। ठीक है, लेकिन रिटर्न पूरी तरह से नहीं मिल पाएगा क्योंकि उसमें रिस्क को भी उसको ध्यान में रखना होगा। तो रिस्क को एडजस्ट करने के बाद जो रिटर्न ऑन कैपिटल है उसी को ही फोकस में रखता है बैंक। ठीक है, तो RAROC किसी भी बैंक का जो फंडा होगा वो ये होगा कि उसका रिटर्न अधिकतम हो लेकिन रिस्क को एडजस्ट करने के बाद में हो। साथ ही साथ प्रॉफिट प्लानिंग भी इसी में हम देखेंगे। प्रॉफिट प्लानिंग का क्या मतलब होता है, तो इस लेक्चर में फ्रेंड्स हम देख रहे हैं प्रॉफिट प्लानिंग क्या होती है। तो प्रॉफिट प्लानिंग क्या होती है? किसी भी बैंक में अगर आपको प्रॉफिट चाहिए तो क्या करना पड़ेगा भाई? इनकम बढ़ाइए और एक्सपेंडिचर घटाइए। सिंपल सा फंडा है। यानी जैसे मान लीजिए आप ही बैंक में नौकरी करते हैं, अगर मान लीजिए आपकी तनख्वाह 60,000 रुपये है तो आप कोशिश करिए कि ये जो है 90,000 रुपये हो जाए। और घटाइए, खर्चे घटाइए। कैसे? मान लीजिए अगर आप महीने का 30,000 रुपये खर्चा कर रहे हैं तो इसको कोशिश करिए कि 12,000 या 14,000 हो जाए, तभी तो आपका प्रॉफिट बढ़ेगा। देखिए, है ना भाई, 60,000 कमाते थे, 30,000 खर्चा करते थे तो 30,000 रुपये बचा पाते थे। प्रॉफिट आपका 30,000 था। अब 90,000 कमा रहे हैं और 12,000 ही खर्च कर रहे हैं तो आपको 78,000 बच रहा है। इसी तरीके से बैंक पर भी ये लागू होता है कि बैंक को अगर प्रॉफिट कमाना है तो उसको अपनी क्या करनी पड़ेगी? इनकम बढ़ानी पड़ेगी और एक्सपेंडिचर को घटाना पड़ेगा। मैक्सिमाइजेशन ऑफ अर्निंग एंड मिनिमाइजेशन ऑफ एक्सपेंडिचर जो है ही बैंक में प्रॉफिट प्लानिंग के लिए यूज होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब इस जो हम पूरा पढ़ेंगे उसमें हम यही देखेंगे कि बैंक अर्निंग किन किन तरीक़ों से करता है और उसे मैक्सिमाइज करेंगे कैसे, और बैंक पैसे कहाँ कहाँ खर्च करता है उसको देखेंगे और कैसे उसको घटा सकते हैं, इस बारे में भी डिस्कस करेंगे। ठीक, तो ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए बैंक कमाता कहाँ से है। बैंक की इनकम मेनली 3 सोर्सेस हैं। इंटरेस्ट इनकम, जो लोन वगैरह दिया उससे। फी बेस्ड इनकम, फी बेस्ड इनकम वगैरह जो होती है फ्रेंड्स आपका, जैसे म्यूचुअल फंड वगैरह बेच दिया या जो आपने सर्विस प्रोवाइड कर दी, एक तरीके से डिमांड ड्राफ्ट छाप दिया है या डेबिट कार्ड इशू कर दिया, उसकी जो सर्विस चार्जेज ले रहे हैं वो फी बेस्ड इनकम हो गई। तीसरा ट्रेजरी इनकम होती है, जैसे मतलब ट्रेजरी इनकम, शेयर मार्केट में सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करना, इससे जो इनकम होती है वो ट्रेजरी इनकम होती है। और बीएफएम का मॉड्यूल सी जो है फ्रेंड्स आपका पूरा का पूरा ट्रेजरी के बारे में ही है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब इंटरेस्ट इनकम क्या होती है? ये फर्स्ट सोर्स ऑफ इनकम है हमारी। तो कैसे कमाता है बैंक जो है? इंटरेस्ट इनकम इज ड्राइव फ्रॉम लेंडिंग एज वेल एज इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज एंड बॉन्ड्स। ठीक है, तो इंटरेस्ट बेस्ड जो इनकम होती है वो बैंक लोन दे करके या सिक्योरिटीज और बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट करके जो है कमाता है फ्रेंड। ठीक है, बैंक यहीं से ही पैसे इंटरेस्ट बेस्ड इनकम जनरेट करता है। अब इंटरेस्ट बेस्ड इनकम तो ठीक है, लेकिन क्या कुछ कंडीशन भी है? क्या सारा का सारा पैसा जो है लेंड कर देगा बैंक? ऐसा पॉसिबल है? नहीं। इन मोस्ट ऑफ द कंट्रीज देयर आर नॉर्म्स दैट अ सर्टेन परसेंटेज ऑफ डिपॉजिट इज मैंडेटरी रिक्वायर्ड टू बी केप्ट इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। ठीक है, तो मतलब हर अलग अलग देशों में, ज़्यादातर देशों में ऐसा नियम है कि जो डिपॉजिट है, मान लीजिए 100 रुपये अगर डिपॉजिट है तो उसका सर्टेन परसेंटेज जो है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट करना कंपल्सन होता है। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ 0% रिस्क वाली होती हैं, यानी आपने सरकारी सिक्योरिटी में अगर इन्वेस्ट कर दिया तो पैसे आपके रिटर्न होना 100% तय है। लेकिन इसमें क्या होता है? रिटर्न कम होता है फ्रेंड्स। ओके, रिटर्न कम होता है, लेकिन आपको ये चूँकि गवर्नमेंट की गाइडलाइन होती है तो इसलिए इन्वेस्टमेंट करना भी ज़रूरी होता है। तो हमारे देश में ये जो गवर्नमेंट की सिक्योरिटी में इन्वेस्टमेंट का जो कॉन्सेप्ट है वो हम SLR के थ्रू करते हैं। किसके थ्रू करते हैं फ्रेंड्स? SLR के थ्रू, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो के थ्रू ही हम जो है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करते हैं, या कुछ सर्टेन परसेंटेज जो है डिपॉजिट का हम अलग रखते हैं। किस रूप में? SLR के रूप में। दो द इन्वेस्टमेंट इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज आर प्रैक्टिकली रिस्क फ्री, द यील्ड ऑन सच इन्वेस्टमेंट इज लोअर कंपेयर टू द डिपॉजिट रेट्स। मतलब इसमें कोई डाउट नहीं है कि जो हम गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में पैसा इन्वेस्ट करते हैं वो रिस्क फ्री है, लेकिन इसमें यील्ड यानी जो जो पैसा हमें रिटर्न मिलेगा वो लोअर होता है डिपॉजिट रेट से भी। मतलब जो डिपॉजिट रेट होता है उसमें बहुत कम रिटर्न मिलता है। कुल मिलाकर के कहने का मतलब ये है। सिमिलरली द इंटरेस्ट इनकम ऑफ हाईली रेटेड कॉर्पोरेट डेट्स। ठीक है, अगर कोई कारपोरेट डेट है उसके जो है A++ रेटिंग है और कोई जो है B- रेटिंग है, तो इसका जो रिटर्न होगा A++ वाले जिसकी रेटिंग अच्छी है उसका रिटर्न अगर 4% है तो ये जिसका निगेटिव वाले इसका रिटर्न 6% होगा। समझ लीजिए ये जो लाइन लिखी हुई है, यानी अगर कारपोरेट डेट की रेटिंग अच्छी है, ठीक है,
तो उसमें रिटर्न कम होगा। अगर रेटिंग ख़राब है तो रिटर्न अच्छा होगा। रिटर्न अच्छा होगा लेकिन रिस्क भी बढ़ेगा। भाई इसकी रेटिंग कम है, ये डूब सकता है। रिटर्न अच्छा दे रहा है लेकिन डूब सकता है। ये रिटर्न कम दे रहा है लेकिन डूबेगा नहीं, ऐसे ऐसे ही है। ठीक है फ्रेंड, तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी में अगर आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया तो कोई रिस्क नहीं है, लेकिन जो है यील्ड बहुत कम है, मतलब जो पैसा रिटर्न होगा बहुत कम होगा। इसी तरीके से हाई रेटेड जो कारपोरेट डेट्स होते हैं वो उनमें जो रिटर्न होता है वो लो रेटेड कारपोरेट डेट से बहुत कम होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो बैंक्स आर रिक्वायर्ड टू हैव प्रॉपर blending of investment in government securities and credit portfolio to maximize the profit of given level of risk appetite। ठीक है, तो अगर बैंक को ये दे दिया जाए कि रिस्क एपेटाइट बैंक की इतनी है, मान लीजिए बैंक 100 करोड़ रुपए का रिस्क ले सकता है, तो उसी 100 करोड़ रुपए में बैंक को एक प्रॉपर स्ट्रेटजी बना करके कितना इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट सिक्योरिटी में करे और कितना क्रेडिट पोर्टफोलियो में करे, मतलब और डेट्स वगैरह में जो कारपोरेट डेट्स हैं उसमें इन्वेस्टमेंट करे, वो उसको एक रेशियो बना करके चलना पड़ेगा बैंक को, ये रिक्वायर्ड होता है। ठीक है, अब इसके लिए इन्होंने कहा कि आइए एक एग्जाम्पल लेकर के हम ये समझते हैं। मान लीजिए कोई एक बैंक है जिसने कई बैंक हैं, यहाँ पर एक ने 1,000 रुपये इन्वेस्ट किए हैं या लोन दे दिया है। अब हम ये देखेंगे कि वेरियस सिनारियो क्या क्या हो सकते हैं। ठीक है, तो इस पर आने से पहले फ्रेंड्स एक बार ये ज़रा सा देख लीजिए। हमने प्रॉफिट प्लानिंग में क्या देखा कि बैंक का टारगेट होगा कि इनकम को बढ़ाइए और एक्सपेंडिचर को घटाइए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो। ठीक है, अब हमने फिर ये देखा कि बैंक की जो इनकम होती है वो बेसिकली 3 एरिया से आती है। इंटरेस्ट बेस्ड इनकम होती है, फी बेस्ड इनकम होती है और ट्रेजरी इनकम होती है। इंटरेस्ट इनकम लोन से या बॉन्ड या सिक्योरिटी परचेज करने से आती है। फी बेस्ड इनकम आपका म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस बेचने से, साथ ही साथ जैसे आपका जैसे डेबिट कार्ड वगैरह इशू कर दिया तो जो सर्विस वगैरह देते हैं उसका पैसा हो गया। और ट्रेजरी इनकम हो गई जब आपका शेयर वगैरह में परचेज करना। ठीक है, तो इंटरेस्ट बेस्ड इनकम में हमने क्या देखा कि बैंक कमाता है लोन दे करके और साथ ही साथ सिक्योरिटी और बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट करने से। लेकिन सारा का सारा पैसा आप सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट नहीं कर सकते, सारा का सारा पैसा आप दूसरे को उधार नहीं दे सकते। उसके लिए गाइडलाइन होती है, मोस्ट ऑफ द कंट्रीज में ये गाइडलाइन है कि आपको कुछ ना कुछ पैसा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करना पड़ता है। और इस काम के लिए हमारे देश में SLR का कॉन्सेप्ट यूज होता है, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो का कॉन्सेप्ट हम यूज करते हैं फ्रेंड्स। ओके, जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में हम इन्वेस्टमेंट करते हैं वो रिस्क फ्री होती है, लेकिन उसमें जो यील्ड है वो बहुत ही मिनिमम होती है। ठीक है, इसी तरीके से जो हाई रेटेड जो आपके कारपोरेट डेट्स होते हैं उनमें यील्ड कम होगा और जो लो रेटेड डेट्स होंगे कारपोरेट डेट्स, उनका यील्ड ज़्यादा होता है, क्योंकि ये लो रेटेड हैं इसलिए ज़्यादा रिटर्न देते हैं, पर इनके मतलब डूबने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। ठीक है, अब बैंक को एक प्रॉपर स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी कि जितना रिस्क है उसी में उसको प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है, और इस रेशियो में बांटेगा वो कि गवर्नमेंट सिक्योरिटी में कितना इन्वेस्ट करें और क्रेडिट पोर्टफोलियो में कितना इन्वेस्ट कर दें, कि ताकि मैक्सिमम प्रॉफिट हो जाए, लेकिन रिस्क उतना ही लेना है जितना बैंक में डिसाइडेड है पहले से। ठीक है, तो अब हम इसको एक एग्जाम्पल के जरिए फ्रेंड्स यहाँ पर हम समझेंगे जो है कि एक एग्जाम्पल देखेंगे वेरियस कम्बिनेशन का। 1,000 रुपये किसी ने इन्वेस्ट किया हुआ है, तो देखिए ये जैसे 1,000 रुपये थे, किसी ने ये वेरियस ऑप्शन है कहाँ कहाँ इन्वेस्ट कर सकता है। तो मान लीजिए ये 4 बैंक है, पहला बैंक, दूसरा बैंक, तीसरा बैंक, चौथा बैंक। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हुआ, पहले बैंक को अगर आप देखिए तो इस पहले बैंक इन्वेस्टमेंट इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज विथ यील्ड ऑफ 6%, मतलब कहने का अगर गवर्नमेंट सिक्योरिटी में आप इन्वेस्ट करो 6% का रिटर्न मिलेगा और रिस्क 0% है। ठीक है, तो बैंक ए ने क्या किया, 1,000 रुपये पूरे इन्वेस्ट कर दिए, दूसरे बैंक ने सिर्फ 400 इन्वेस्ट किया, तीसरे ने 300 और चौथे ने भी 300 रुपये इन्वेस्ट कर दिए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये बात आपको क्लियर हो गई। फिर दूसरा है AAA रेटेड जो है आपकी एक डेट है। ठीक है, एक कारपोरेट डेट है जो या कोई कंपनी है जो AAA रेटेड कस्टमर है, जिसमें यील्ड वो 8% मिलेगा लेकिन रिस्क बेट 20% है। ठीक है, कितना रिटर्न मिलेगा, यहाँ पर सिर्फ 6% मिल रहा था, यहाँ 8% मिल रहा है, लेकिन रिस्क वेट भी 20% का जुड़ा हुआ है। अब चूंकि एक ए बैंक ने पूरा 1,000 इन्वेस्ट कर दिया था तो इसने कुछ इन्वेस्ट नहीं किया। बी बैंक ने क्या किया, 400 रुपये जो है लगा दिए अपने गवर्नमेंट सिक्योरिटी में और 600 रुपये इस वाले में इन्वेस्ट कर दिया। तीसरे वाले ने क्या किया, 300 रुपये गवर्नमेंट में लगाया और 300 रुपये AAA रेटेड वाले में लगा दिया, अभी भी उसका 400 रुपये बच गया है। चौथे वाले ने भी यही सेम काम किया, 300 लगाया। ठीक है फ्रेंड्स, अब अगला क्या हुआ कि अब AA रेटेड कस्टमर है, यहाँ पर यील्ड 10% है। देखिए रेटिंग घटती जा रही है, बदले में यील्ड जो है बढ़ता जा रहा है। यहाँ 6% है गवर्नमेंट वाले में, AAA रेटेड वाले में 8% है और AA रेटेड वाले में 10% है। रिटर्न बढ़ता जा रहा है लेकिन बदले में रिस्क भी बढ़ता जा रहा है। फ्रेंड्स देखिए रिस्क कितना था, पहले 0% रिस्क था 6% रिटर्न के साथ, 8% रिटर्न हुआ तो 20% रिस्क है, और अब जब 10% रिटर्न चाह रहे हो आप तो 50% का रिस्क है आपके पास में।
ठीक है फ्रेंड, तो ये हो गया। अब इसने क्या किया कि जो है डबल ए रेटेड वाले में इन्वेस्टमेंट की बात आई, इसका पूरा पैसा खत्म है, इसका भी पूरा पैसा खत्म है। इसने क्या किया 300 300 600 पहले ही लगा चुका था, 400 रुपये इसमें और लगा दिए, तो इसका भी पैसा खत्म हो गया। इसने अभी भी 3 3 600 और 200 रुपये यहाँ लगाए, और अभी भी 200 रुपये इसके बचते हैं 1000 रुपये में। और उसने क्या किया ए रेटेड वाले में लगाया, जहाँ पर उसे 12% की ईल्ड मिल रही है। इसकी रेटिंग और कम हो गई लेकिन ईल्ड बढ़ गया, पर रिस्क बेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया। अब 100%, मतलब आप समझ लीजिए कि इसके ये पूरे पूरे 200 के 200 रुपये ही डूब सकते हैं। यहाँ पर क्या हो सकता है, इसके जो है 50% डूबने के चांसेज हैं। इसका 100 रुपये डूब सकता है, इसका 200 रुपये डूब सकता है, लेकिन इसने पूरा रिस्क ले लिया कि चलो 200 रुपये डूबेंगे तो डूबेंगे, लेकिन अगर रिटर्न आएगा तो 12% का रिटर्न आ जाएगा फ्रेंड्स। ओके, आई होप ये टेबल अब आपको क्लियर हो गई होगी। तो टोटल इन्वेस्टमेंट कितना कर दिया फ्रेंड्स, इन्होंने 1000 रुपये कर दिया। टोटल ईल्ड कितना हुआ, ईल्ड देखना है। 1000 रुपये पर 6% का रिटर्न हो रहा है, 60 रुपये हो गया फ्रेंड्स। 1000 का 6% निकाल लीजिए। यहाँ पर क्या हो रहा है दूसरे वाले में, 400 रुपये पर 6% है ना, हो जाएगा 4 छंग 24 रुपये, और यहाँ पर 600 रुपये का 8%, 8 छंग 48 है ना, तो ये आपका 72 रुपये हो जाएगा। 8 4 12 और 4 2 6 1 7, ठीक है, 72 रुपये का रिटर्न ये आ गया। क्लियर हो गया फ्रेंड्स, ये कैसे आया है 72 रुपये, कैसे आया 60 रुपये। इसका देख लीजिए 82 रुपये कैसे आया है। इसका पहले 600 रुपये का 300 रुपये का 6% रिटर्न होगा, 18 रुपये मिल जाएंगे। फिर इसको 8% रिटर्न मिलेगा 300 रुपये पर, 8 24 रुपये मिल जाएंगे। फिर 10% रिटर्न मिलेगा 400 रुपये पर, तो 40 रुपये हो जाएंगे। जब आप ये सारा जोड़ोगे तो 8 4 12 और ये 82 रुपये रिटर्न मिल जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर हो गया। अब चौथा सबसे लास्ट वाला देख लेते हैं। इसको क्या है 86 रुपये मिल रहे हैं। इसने क्या किया 300 रुपये पर 6% का रिटर्न है, 8% का रिटर्न निकालिए 300 पर, 10% का निकालिए 200 पर, और 12% का रिटर्न आप निकालिए 200 रुपये पर, तो आपको ये पता चलेगा आपको 86 रुपये मिल रहे हैं। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो इसको सिर्फ 60 रुपये मिले, इसको 72, इसको 82, इसको 86। सबसे ज़्यादा कमा कौन रहा है, ऑब्वियसली चौथे बैंक ने सबसे ज़्यादा वाइज डिसीजन लिया। अभी आपको यही लग रहा होगा कि सबसे अच्छा काम तो इसने किया हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, अब अगर हम ये देखें कि कितना जो है यील्ड कितना परसेंट हुआ, तो टोटल 1000 इन्वेस्ट किया और 60 रुपये रिटर्न हुए, तो 6% रिटर्न मिला। इसने 1000 इन्वेस्ट किया 72 रुपये पाया, तो 7.2% का रिटर्न मिला। इसने 1000 इन्वेस्ट किया 82 रुपये कमाए, 8.20 का रिटर्न मिला। इसने 1000 इन्वेस्ट किया 86% रिटर्न 86 रुपये रिटर्न मिला, तो इसको 8.6% का रिटर्न मिला हुआ है। ठीक है, तो हम रिटर्न भी देखें, चाहे रुपए वाइज देख लो चाहे परसेंटेज वाइज, इसने सबसे ज़्यादा रुपए परसेंटेज कमाया है, यील्ड सबसे ज़्यादा लिया है, इसने सबसे कम लिया हुआ है। ठीक है, अब लेकिन भाई हर एक में रिस्क भी एडेड है, तो अब हम क्या करेंगे, रिस्क वेट एसेट निकालेंगे फ्रेंड। देखिए रिस्क वेट एसेट कैसे निकालते हैं, तो देखिए जो भी रेटिंग है, जैसे ये वाले की रेटिंग आप ले लो, तो इसमें 8% यील्ड है लेकिन 20% का रिस्क वेट है। ठीक है, इसका कोई पैसा लगा नहीं है, तो कोई जो है इसमें रिस्क वेट जीरो ही हो गया। इसका 600 रुपये लगा फ्रेंड, देखिए इसका रिस्क वेट जीरो है, तो 400 के 400 रुपये पूरे सिक्योर हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसका 20% इसमें लगा हुआ है, इसका 600 रुपये में 20% का रिस्क है, तो यानी 6 दूनी 12, 120 रुपये जो है ऐसा है जो कि रिस्क वेट में आ रहा है। होप समझ में आया आपको क्या कहा मैंने। देखिए 120 रुपये कहाँ से आए, 1000 रुपये आपने इन्वेस्ट किए, 0% का रिस्क था, तो कोई रिस्क वेट हुआ ही नहीं। ठीक है, केस नंबर 1 खत्म हो गया। केस नंबर 2 उठाया, इसने 0% रिस्क वाले में 400 रुपये इन्वेस्ट किए, तो कोई रिस्क नहीं, जीरो रिस्क हो गया। लेकिन 20% रिस्क के साथ 600 रुपये इन्वेस्ट किए हैं, तो 600 रुपये का 20% ऐसा है जो रिस्क में है, तो 600 का 20% आप निकालो तो 120 रुपये निकल आएगा, यही यहाँ लिखा हुआ है। अब तीसरे कस्टमर का देखिए, इसका अगर हम तीसरे कस्टमर का कैलकुलेशन करेंगे फ्रेंड, देखिए तो 0% है 300 रुपये पर, तो कोई रिस्क नहीं है। बाकी 300 रुपये पर 20% का रिस्क है, तो 3 दूनी 6 है ना, अपना कितना रुपये हो जाएगा, 60 रुपये का रिस्क इसमें हो गया। और 400 रुपये में 50% का रिस्क है, यानी 400 का 50% 200 रुपये, तो कुल मिलाकर के 260 रुपये का रिस्क। 260 रुपये ऐसे हैं एसेट में जो रिस्क वेट वाले हैं। क्लियर हो गया फ्रेंड्स। इसी तरीके से आप जो है चौथे का भी कैलकुलेट कर सकते हैं। मुझे अब इसको कैलकुलेट करके इसमें 0% निकाल लीजिए, इसका 20% निकाल लीजिए, इसका 50% और इसका 100% सारा जोड़ेंगे तो आपको 360 रुपये मिल जाएगा फ्रेंड्स। ओके, तो ये इतना रिस्क वेट एसेट है, RWA जिसे कहते हैं, नहीं RWA रिस्क वेटेड एसेट यही होता है। अब क्या होगा कि कैपिटल कितना रिक्वायर्ड होता है फ्रेंड, तो देखिए कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो के हिसाब से 8%, इंटरनेशनल लेवल पर 8% मेंटेन करना, हमारे देश में 9% मेंटेन करते हैं। ठीक है, तो 8% कैपिटल मेंटेन करना पड़ेगा आपको एक्स्ट्रा, जितना रिस्क है उसका। ठीक है, तो अब क्या होगा कि 120 रुपये अगर जो है आपके रिस्क में है,
तो इसका 8% अगर आप निकालोगे तो 9 रुपये 60 पैसे आपको कैपिटल के रूप में और मेंटेन करना पड़ेगा। 1000 तो चाहिए ही चाहिए, प्लस 9 रुपये 60 पैसे आप और रखिए कैपिटल एडिक्वेसी नॉर्म के हिसाब से। इसी तरीके से इनको 260 रुपये का जो है 8% निकालेंगे तो 20 रुपये और 1000 प्लस 20 रुपये 80 पैसे इनको मेंटेन करना पड़ेगा कैपिटल के रूप में। और इनको जो है कितना करना पड़ेगा, 1000 रुपये तो लगाया ही है, प्लस 28 रुपये 80 पैसे और लगाइए। तो मतलब अगर हम यहाँ पर देखें तो नोटिस करने वाली बात क्या है, इनका यील्ड बढ़ा, मतलब इनका रिटर्न बढ़ा, लेकिन कैपिटल की रिक्वायरमेंट भी उसी हिसाब से बढ़ गई है। अब आपको लग रहा होगा कि ये बहुत ज़्यादा अच्छा डिसीजन नहीं, क्योंकि भाई 1000 ही रुपये थे, 28 रुपये का अब और अरेंजमेंट करना है। इस आदमी को भले ही जो है 6% ही रिटर्न मिला, लेकिन इसको एक भी पैसे और अरेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ी है कैपिटल एडिक्वेसी नाम के हिसाब से। तो फ्रेंड्स ये हो गया क्लियर हमें कि मतलब अब बैंक को क्या है कि इन्हीं कम्बिनेशन को ट्राई करना पड़ता है। बैंक को यही देखना पड़ेगा कि ये या ये ले लूँ या ये ले लूँ, कौन सा उसके पोर्टफोलियो को मैच करता है, कितना पैसा गवर्नमेंट में इन्वेस्ट कर दूँ, ये वाला सेलेक्ट कर लूँ, गवर्नमेंट में 300 डाल दूँ, यहाँ 300 यहाँ 400 कर दूँ, या ये वाला सेलेक्ट कर लूँ, यही तो स्ट्रेटजी यहाँ पर बनानी है फ्रेंड ना। बैंक आर रिक्वायर्ड टू मेक प्रॉपर ब्लेंडिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एंड क्रेडिट पोर्टफोलियो टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है, लेकिन जो है रिस्क एपेटाइट को गिवन लेवल पर ही रखना है, उससे ज़्यादा रिस्क को बढ़ाना नहीं है। तो अब हमने इस 10 यू वुड ऑब्जर्व दैट रिस्क वुड इंक्रीज फॉर लेंडिंग एट टू लोअर रेटेड कस्टमर, है ना। अगर जो है मतलब लोअर रेटेड कस्टमर को अगर आप पैसा दोगे तो रिस्क बढ़ता जाएगा, जिसकी वजह से आपको और कैपिटल की ज़रूरत पड़ेगी और इम्प्रूव्ड यील्ड ऑन एसेट, ठीक है। तो आपको और कैपिटल की ज़रूरत पड़ेगी। मतलब कहने का यही है कि अगर आप लोअर रेटेड कस्टमर को जो है जैसे 100% वाले रिस्क वेट वाले को दे दोगे पैसा, तो आपको और कैपिटल की ज़रूरत पड़ेगी फ्रेंड्स। ओके, तो यही है कि रिस्क भी बढ़ेगा अगर आप जो है लोअर रेटेड जो है कस्टमर को पैसा दोगे, लो रेटेड कस्टमर को पैसा दोगे तो रिस्क भी बढ़ जाएगा और जो है कैपिटल की नीड भी बढ़ जाती है, ठीक है फ्रेंड्स। अब हमने यहाँ इंटरेस्ट की बात तो कर ली, लेकिन यहाँ पर एक फैक्टर जो कि एनपीए भी अफेक्ट करता है इंटरेस्ट बेस्ड इनकम को, तो वो भी यहाँ पर ध्यान रखने की ज़रूरत होगी कि जब पैसा हम इंटरेस्ट से कमा रहे हैं उसमें हमारी एक प्रॉब्लम या बाधा है एनपीए, ठीक है। तो बैंक हैज़ टू टेक इनटू अकाउंट द इफेक्ट ऑफ एनपीए ऑन इंटरेस्ट इनकम एंड देयर बाय प्रॉफिटेबिलिटी, ठीक है। तो बैंकों को इस बात को ध्यान रखना होगा कि एनपीए का इफेक्ट पड़ता है इंटरेस्ट इनकम पर, और इनकम अगर हमारी अफेक्ट होगी तो प्रॉफिटेबिलिटी भी अफेक्ट होती है। एनपीए डू नॉट जनरेट इनकम, पहली बात तो एनपीए जो होता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, उसमें भाई एनपीए इसीलिए तो कहते हैं क्योंकि पैसा आना बंद हो गया है, तो वो इनकम जनरेट होनी बंद हो गई। देयर बाय ब्रिंगिंग डाउन द यील्ड ऑन एडवांस, तो जो हमारा एडवांसेस पर जो यील्ड आ रहा था, जो रिटर्न आ रहा था, वो कम हो जाता है, कम हो जाएगा क्योंकि इनकम आनी बंद हो गई है एनपीए की वजह से, ठीक है। आल्सो बेसल 2 और 3 के हिसाब से रिस्क वेट ऑफ सच एसेट इज हायर, ठीक है। ऐसे बेसल 2 और 3 के हिसाब से जो रिस्क वेट है ऐसे एसेट का वो ज़्यादा होता है। मतलब हो सकता है कि ट्रिपल ए रेटिंग के लिए ए है, मतलब ट्रिपल ए रेटिंग के लिए 20% रिस्क वेट है, तो जो आपके एनपीए होते हैं उनके लिए 50% जो है आपका रिस्क वेट हो जाएगा। तो अगर 50% रिस्क वेट हो जाएगा तो बदले में आपको 8% कैपिटल भी तो एक्स्ट्रा मैनेज करनी पड़ेगी। अभी हमने पीछे एग्जांपल में ये बात देखी, तो वही कहना देयर बाय फोर्सिंग ए बैंक टू मेंटेन हायर कैपिटल। तो एनपीए क्या करता है, 2 प्रॉब्लम क्रिएट किया। एक तो इसने क्या किया, हमारी इनकम को घटा दिया, है ना, इनकम को ये नीचे ले आता है क्योंकि इनकम जनरेशन बंद हो जाती है। और दूसरा हायर कैपिटल की भी रिक्वायरमेंट होती है, यानी कैपिटल ज़्यादा होना चाहिए और इनकम घट जा रही है। एनपीए का 2 असर होता है। तो 10 एनपीए हैव 2 फोल्ड इफेक्ट, एनपीए का 2 तरीके का असर होता है। एक तो रिडक्शन इन इनकम, इनकम घट जाती है, और दूसरा नीड फॉर एडिशनल कैपिटल की ज़रूरत होती है। हेंस द रिटर्न ऑन कैपिटल आर प्रॉफिटेबिलिटी गेट फर्दर डिटोरिएटेड। इसकी वजह से एनपीए की वजह से जो रिटर्न ऑन कैपिटल है या प्रॉफिटेबिलिटी है वो फर्दर डिटोरिएट हो जाती और कम हो जाती है, ठीक है फ्रेंड्स। तो इंटरेस्ट बेस्ड इनकम में हमने देख लिया कि बैंक इंटरेस्ट बेस्ड इनकम कैसे कमाता है। हमने एक एग्जांपल देखा कि बैंक को कहाँ पर कितना पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए ताकि उसको मतलब रिटर्न अच्छा मिल सके, और साथ ही साथ कैपिटल की कितनी रिक्वायरमेंट होगी उसके बारे में भी डिस्कस कर लिया। एनपीए का क्या इफेक्ट होता है इंटरेस्ट बेस्ड इनकम पर, वो भी हमने डिस्कस कर लिया। अब हम दूसरा टॉपिक उठाएंगे फ्रेंड्स। बैंक के 3 सोर्स था, 3 सोर्स थे। एक इंटरेस्ट बेस्ड इनकम था, दूसरा फी बेस्ड इनकम था, और तीसरा ट्रेजरी में इनकम थी, ठीक है। तो दूसरे इनकम की बात करें, फी बेस्ड इनकम, जो कि सेकंड सोर्स ऑफ इनकम है। तो द मेजर सोर्स ऑफ इनकम इज
द सेकंड मेजर सोर्स ऑफ इनकम इज ड्राइव फ्रॉम फी बेस्ड एक्टिविटी। तो जो दूसरा सबसे ज़्यादा पैसा जनरेट करता है, इनकम जनरेट करता है, वो फी बेस्ड एक्टिविटी होती हैं। ट्रेडिशनल एक्टिविटी यानी जो ट्रेडिशनली पहले से एक्टिविटी चलती आ रही, जैसे डिमांड ड्राफ्ट आपने बना दिया, पैसा रिमिट कर दिया किसी का, सेफ कस्टडी लॉकर वगैरह प्रोवाइड कर दिया, बैंक ने गारंटी इशू कर दी, लेटर ऑफ क्रेडिट, किसी का बिल हैंडल कर दिया, तो इन सभी कामों से ट्रेडिशनली बैंक जो है पैसे कमाता था। इसे ही फी बेस्ड इनकम कहते हैं। तो ये अभी भी प्रेवलेंट हैं, लेकिन चूंकि टेक्नोलॉजी में कुछ चेंजेज आए हुए हैं जिनकी वजह से कुछ सर्विसेज, जैसे अब डिमांड ड्राफ्ट उतने नहीं बनते क्योंकि लोग डायरेक्ट ट्रांसफ़र करते थे, रिमिटेंस भी खुद कर रहे हैं, आपके पास कमाते हैं, बिल्स हैंडलिंग वगैरह जो है बहुत रिड्यूस हो गया है, मतलब अब उतना ज़्यादा ये काम नहीं चलता है। लेकिन अब ये काम अगर बंद हुआ है बैंकों का, तो बदले में कुछ नई सर्विसेज भी जुड़ी हैं, जैसे डिपॉजिटरी सर्विसेज, जो आपके डीमैट अकाउंट वगैरह होते हैं, खुलते हैं फ्रेंड ना, जो आप शेयर में परचेज वगैरह करने के लिए डीमैट डिपॉजिटरी सर्विसेज का काम मिला। इंटरनेट बैंकिंग का काम बैंक ने नई सर्विस स्टार्ट कर दी, उसके चार्जेस, ई कॉमर्स का काम जो है बैंकों को मिल गया। मतलब ये इनसे अब फी बेस्ड इनकम हैज़ बीन अपीयर्ड ऑन द सीन, मतलब अब ये जो है फी बेस्ड इनकम दे रहे हैं फ्रेंड्स। ओके, तो फी बेस्ड इनकम सेकंड मेजर सोर्स ऑफ इनकम कौन सा है? फी बेस्ड एक्टिविटी। तो ट्रेडिशनली कौन कौन सी एक्टिविटी? डिमांड ड्राफ्ट, रेमिटेंस, सेफ कस्टडी, गारंटी, लेटर ऑफ क्रेडिट, बिल हैंडलिंग, ये सब जो है यूज होते थे। लेकिन टेक्नोलॉजिकल चेंज होने की वजह से कुछ जो पहले की सर्विसेज थी, जैसे डिमांड ड्राफ्ट का बनना, रेमिटेंस और बिल हैंडलिंग, ये सब कम हो गए हैं, रिड्यूस हो गए हैं। लेकिन अब कुछ नई सर्विसेज हैं जिनके लिए बैंक जो है फी बेस्ड इनकम कमा रहा है, जैसे डिपॉजिटरी सर्विस से, इंटरनेट बैंकिंग से, ई कॉमर्स से, इन चीज़ों से पैसे कमाना शुरू कर दिया है बैंक ने। तो ये दीज सर्विसेज हैव गिवन ए बूस्ट टू द फी बेस्ड इनकम। तो फी बेस्ड इनकम को इन नई सर्विसेज ने बूस्ट दिया हुआ है, ठीक है। अब इसके अलावा बैंक ये सब काम तो करता ही, इसके अलावा बैंक क्रॉस सेलिंग भी करता है प्रोडक्ट की, जैसे म्यूचुअल फंड वगैरह, इंश्योरेंस वगैरह भी बेचता है, थर्ड पार्टी प्रोडक्ट बेचता है, उनसे भी जो पैसा कमाता है फ्रेंड्स, वो भी फी बेस्ड इनकम में आता है, ठीक है। बैंक दस टेंड टू बिकम फाइनेंशियल सुपर मार्केट। तो एक तरीके से अगर कहा जाए तो बैंक जो है, मतलब म्यूचुअल फंड बेच रहा है, थर्ड पार्टी प्रोडक्ट बेच रहा है, आपका इंश्योरेंस बेच रहा है, तो बैंक टेंड टू बिकम फाइनेंशियल सुपर मार्केट। तो एक तरीके से बैंक सुपर मार्केट जैसा हो गया जहाँ पर सब कुछ अवेलेबल है। सच मेजर्स हेल्प इंक्रीज द फी बेस्ड इनकम। और ये जो अगर हम फाइनेंशियल सुपर मार्केट हो जा रहे हैं, तो वो हमारी फी बेस्ड इनकम को बढ़ा रहा है। बैंक्स आर आल्सो रिक्वायर्ड टू कीप इन माइंड द ऑपरेशनल रिस्क एसोसिएटेड विद द न्यू सर्विसेज। मतलब यहाँ पर इन्होंने कहा कि बैंक को ये बात ध्यान में रखनी होगी कि हम जैसे किसी कंपनी का मान लीजिए म्यूचुअल फंड बेच रहे हैं या किसी कंपनी का इंश्योरेंस बेच रहे हैं, तो उसके साथ साथ ऑपरेशनल रिस्क उसमें एसोसिएटेड हो जाता है। हो सकता है कि हमारी इमेज को ख़राब करे, अगर कंपनी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही, लोगों के पैसे क्लेम नहीं सेटल कर रही, तो हमारी इमेज को ख़राब करेगा वो। तो ये बात दिमाग में रखने की ज़रूरत होती है। तीसरा जो सोर्स ऑफ इनकम है फ्रेंड्स बैंक का, वो है ट्रेजरी इनकम। बैंक को ट्रेजरी से भी इनकम होती है। द लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ इनकम इज ट्रेजरी इनकम विच इज ड्राइव्ड बाई ट्रेडिंग इन सिक्योरिटी। अब ये ट्रेजरी इनकम कैसे जनरेट होती है? ट्रेडिंग इन सिक्योरिटीज़ में ट्रेडिंग करिए, फॉरेन एक्सचेंज में ट्रेडिंग, इक्विटीज़ में, बुलियन में, कमोडिटीज़ में, लेकिन कमोडिटीज़ में ट्रेडिंग हमारे देश में परमिटेड नहीं है, और डेरिवेटिव्स में ट्रेडिंग करके पैसा कमाया जाता है। ट्रेजरी बेस्ड इनकम कैसे होती है फ्रेंड्स? तो ट्रेडिंग की जाती है सिक्योरिटीज़ में, फॉरेन एक्सचेंज में, यानी डॉलर खरीदे बेचे जाते हैं, इक्विटीज़ में, बुलियन में, कमोडिटीज़ में। कमोडिटीज़ हमारे देश में परमिटेड नहीं है, ठीक है फ्रेंड। तो इनसे हम जो है ट्रेजरी बेस्ड इनकम कमाते हैं। दिस इज लार्जली स्पेकुलेटिव एक्टिविटी। मैंने बताया था ना आपको, स्पेकुलेशन क्या होता है। अभी डॉलर जो है 60 रुपये का है, कल को जो है ये 65 का हो सकता है। इस बात की स्पेकुलेशन लगाना ही स्पेकुलेटिव एक्टिविटी हो जाता है। दिस इज लार्जली स्पेकुलेटिव एक्टिविटी द विच बैंक अंडरटेक विथ स्ट्रिंजेंट इंटरनल कंट्रोल एंड चेक इन प्लेस। मतलब ये जो एक्टिविटी है वो स्पेकुलेटिव है, मतलब कल को पैसा बढ़ भी सकता है, पैसा घट भी सकता है, यानी डॉलर का दाम बढ़ सकता है, घट सकता है। इसलिए बैंक को स्ट्रिंजेंट इंटरनल कंट्रोल के साथ में ये काम करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि मान लीजिए किसी बैंक के पास में 100 करोड़ रुपए हैं और पूरा का पूरा 100 करोड़ रुपए वो शेयर मार्केट में लगा दें इस चक्कर में कि हमें पैसे बढ़कर मिल जाएंगे, तो वो चीज़ सही नहीं होगी। इसीलिए यहाँ पर कठोर जो है इंटरनल कंट्रोल की ज़रूरत होती है। चेक प्लेस होने चाहिए कि नहीं, हम मैक्सिमम 15% ही शेयर मार्केट में एक्सपोजर ले सकते हैं। कुछ इस तरीके की गाइडलाइन होना जरूरी है। ट्रेडिंग एक्टिविटी में प्रोवाइड लार्ज इनकम टू द बैंक, है ना। ट्रेडिंग एक्टिविटी से बहुत ज़्यादा इनकम भी हो सकती है और इनसे जो है लार्ज अमाउंट में लॉस भी हो सकता है। तो ये ध्यान रखने वाली बात है कि ट्रेडिंग एक्टिविटी से बहुत ज़्यादा प्रॉफिट भी हो सकता है और बहुत ज़्यादा लॉस भी हो सकता है। दोनों बातें हैं पॉसिबल। इफ़ अ बैंक इज नॉट एडिक्वेटली कैपिटलाइज, सच लॉसेस कैन कॉज सीरियस प्रॉब्लम फॉर इट।
अब कोई बैंक अगर मान लीजिए पर्याप्त उसके पास कैपिटल नहीं है, एडिक्वेटली कैपिटलाइज नहीं है, तो इस तरीके का जो लॉस हुआ मान लीजिए शेयर मार्केट में या आपका सिक्योरिटीज में लॉस हुआ, तो उसकी वजह से सीरियस प्रॉब्लम हो सकती है, बैंक जो है दिवालिया भी हो सकता है। 1990 में बेरिंग बैंक था जो कि बहुत पुराना ब्रिटिश बैंक था, वो कोलैप्स कर गया क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा लॉस हो गया ड्यू टू स्पेकुलेटिव ट्रेडिंग की थी उसने निकी फ्यूचर्स ऑन टोक्यो एक्सचेंज। तो टोक्यो जापान के एक्सचेंज में निकी फ्यूचर्स में उसने ट्रेडिंग कर दी थी, जिसमें उसे बहुत ज़्यादा लॉस हो गया और पूरा का पूरा जो ये बेरिंग बैंक था वो बंद हो गया, कोलैप्स हो गया। क्योंकि आप बताया नहीं मैंने आपको 100 करोड़ रुपए थे आपका, आपने पूरा 100 करोड़ रुपए उसमें लगा दिए, पता चला कि जो शेयर था 100 रुपए का एक शेयर था, अभी वो 10 रुपए का बचा है, तो बैंक कोलैप्स कर जाएगा कि नहीं कोलैप्स कर जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पर ये जो बात कही गई है कि बैंक स्पेकुलेटिव एक्टिविटी में काम करेगा लेकिन स्ट्रिंजेंट इंटरनल कंट्रोल और चेक रहेंगे कि इतना पैसा ना लगा दो कि पता चले कि डूब ही जाए सारा कुछ। ठीक है फ्रेंड, तो हमने 3 तरीके देख लिए कि कौन कौन से 3 तरीकों से बैंक अर्निंग करता है। अब इन्हीं को सबको बढ़ाना है, अर्निंग बढ़ानी होगी। अब हम देखेंगे बैंक खर्चा कहाँ कहाँ करता है। तो बैंक एक्सपेंडिचर कहाँ कहाँ करता है, तो ऑन एक्सपेंस साइड अगर हम देखें तो 2 मेजर खर्चे हैं, एक तो इंटरेस्ट बेस्ड एक्सपेंसेस है और दूसरा ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है। तो इंटरेस्ट एक्सपेंसेस क्या है फ्रेंड्स, जो आप एफडी वगैरह करवाते हो, सेविंग अकाउंट हो गया आपका, करंट अकाउंट पर हम कोई इंटरेस्ट नहीं देते, लेकिन सेविंग अकाउंट पर एफडी या टर्म डिपॉजिट पर हमें इंटरेस्ट देना पड़ता है, तो ये इंटरेस्ट वाला एक्सपेंस हो गया। ऑपरेटिंग एक्सपेंस में एक तो स्टाफ की सैलरी वगैरह हो गई, स्टाफ के बेनिफिट हो गए, और अदर एक्सपेंडिचर हो गया भाई, जो बिल्डिंग है, जो आपने जो इलेक्ट्रिसिटी यूज कर रहे हैं, जो बिल्डिंग यूज कर रहे हैं, जनरेटर यूज कर रहे हैं, जो भी फैसिलिटी यूज कर रहे हैं, उसके लिए भी खर्चे करने पड़ते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो 2 मेजर बैंक के खर्चे होते हैं, इंटरेस्ट एक्सपेंडिचर और ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर। अब पहला जो है इसमें से हम पहला देखेंगे इंटरेस्ट एक्सपेंसेस, फर्स्ट फैक्टर ऑफ एक्सपेंडिचर है ये फ्रेंड्स आपका इंटरेस्ट एक्सपेंसेस जो है। ठीक है, देयर आर 3 मेजर पार्ट्स ऑफ डिपॉजिट पोर्टफोलियो। अब ये इन्होंने बात की, मतलब इंटरेस्ट पर हम जो पैसा खर्चा करेंगे, तो जो डिपॉजिट पोर्टफोलियो उसके 3 पार्ट होते हैं। करंट डिपॉजिट जो उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं देना होता, दूसरा सेविंग डिपॉजिट, और तीसरा टर्म डिपॉजिट होता है, विच इंटरेस्ट रेट आर डीरेगुलेटेड इन इंडिया। डीरेगुलेटेड का मतलब हुआ कि जो है अब इसे बैंक खुद मैनेज करते हैं, आरबीआई खुद नहीं करता है। पहले क्या था कि 25 अक्टूबर 2011 से पहले आरबीआई डिसाइड करता था कि सेविंग अकाउंट पर सभी बैंकों को कितना इंटरेस्ट देना है, 4% 5% जो भी। लेकिन 25 सितंबर 2011 से बैंकों को ये पावर मिल गई कि आप खुद ही जो है अपना इंटरेस्ट रेट डिसाइड कर लीजिए, तो यही है डीरेगुलेटेड रेट। ठीक है, तो बैंकों में जो डिपॉजिट होता है वो एक आपका करंट अकाउंट का डिपॉजिट हो गया, एक सेविंग अकाउंट का डिपॉजिट हो गया, और एक टर्म डिपॉजिट का अकाउंट हो गया। तो करंट अकाउंट पर हमको कोई इंटरेस्ट नहीं देना पड़ता, तो हम चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसा हम करंट अकाउंट में रखें। सेविंग अकाउंट पर भी रिलेटिवली हम कम देते हैं, लेकिन हमको टर्म डिपॉजिट पर देना पड़ता है, क्योंकि अगर टर्म डिपॉजिट या एफडी पर हम नहीं देंगे तो कस्टमर दूसरे बैंकों में जा करके खाता खुलवा लेगा अपना। ठीक है फ्रेंड, तो सेविंग डिपॉजिट इंटरेस्ट बर डीरेगुलेटेड विद इफेक्ट फ्रॉम 25 अक्टूबर 2011। द इंटरेस्ट पेड ऑन दीज डिपॉजिट ऑन डेली प्रोडक्ट बेसिस। ठीक है, तो इंटरेस्ट जो सेविंग अकाउंट पर दिया जाता है वो डेली प्रोडक्ट बेसिस पर दिया जाता है। तो बट द कंफर्ट फॉर बैंक इज दैट द रेट कंटिन्यू टू बी लो। लेकिन बैंकों के लिए यही इतना आराम है कि ये जो रेट है वो काफ़ी कम रहता है, कभी 3.2% 4% ऐसे ही बहुत कम ही रहता है। ठीक है फ्रेंड, तो हमने ये बात यहाँ पर समझ ली कि जो है बैंकों में जो डिपॉजिट पोर्टफोलियो होता है उसमें 3 मेजर पार्ट हैं। करंट डिपॉजिट जिस पर कोई हम इंटरेस्ट नहीं देते, सेविंग पर भी हम कम देते हैं, और टर्म डिपॉजिट पर हमें देना पड़ता है। और जो ये आपका सेविंग और टर्म डिपॉजिट पर जो इंटरेस्ट रेट है वो 25 अक्टूबर 2011 से आरबीआई ने डीरेगुलेट कर दिया हुआ है। ठीक है, और सेविंग अकाउंट जो है जो होता है आपका, उसमें इंटरेस्ट कैसे पे किया जाता है फ्रेंड्स, तो डेली प्रोडक्ट बेसिस पर पे किया जाता है। ठीक है, दस बैंक हैज़ टू फाइंड वे एंड मीन्स टू इम्प्रूव द शेयर ऑफ लो कास्ट डिपॉजिट सच एज करंट एंड सेविंग बैंक। ठीक है, तो बैंक को कोई ना कोई तरीका फाइंड करना पड़ेगा जिससे कि वो इम्प्रूव कर सके क्या, लो कास्ट डिपॉजिट को, यानी करंट जिसे कासा कहते हैं ना, करंट अकाउंट एंड सेविंग अकाउंट, कासा को बढ़ाने की कोशिश करनी होगी बैंक को, क्योंकि इसमें इंटरेस्ट जो है बहुत कम देना पड़ता है, जो कि लोअर इंटरेस्ट कास्ट को लो करने में मदद करता है बैंक की। ठीक है, इंटरेस्ट रेट ऑन टर्म डिपॉजिट आर लार्जली डिसाइडेड बाई मार्केट फोर्सेस। मतलब अब जो इंटरेस्ट रेट है आपका वो टर्म डिपॉजिट पर, वो ज़्यादातर मार्केट फोर्स से डिसाइड होते हैं। इसके अलावा और भी चीज़ें इन्फ्लुएंस करती हैं, जैसे
इन्फ्लुएंस बाई अदर इंस्ट्रूमेंट जैसे डिवेंचर पर क्या मिल रहा है, पोस्ट ऑफिस के डिपॉजिट पर क्या मिल रहा है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ पर, प्रोविडेंट फंड पर, इन पर क्या रिटर्न मिल रहा है। मान लीजिए प्रोविडेंट फंड पर 8% मिल रहा है और आप फिक्स्ड या सेविंग अकाउंट पर 4% मिल रहा है और आप एफडी पर सिर्फ 5% ऑफर करेंगे, तो ये थोड़ा सा रिलायबल, मतलब कस्टमर आपके पास नहीं आना चाहेंगे। तो मतलब ये चीज़ों को भी ध्यान में रखना होता है कि टर्म डिपॉजिट जो है वो मार्केट फोर्सेस से डिसाइड होता है, साथ ही साथ जो है डिवेंचर, पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट, गवर्नमेंट सिक्योरिटी, प्रोविडेंट फंड भी जो है इसको इन्फ्लुएंस करते हैं। तो अ बैंक कीप सच इंटरेस्ट रेट एट अ लेवल एट विच इट कैन गार्नर रिक्विजिट डिपॉजिट इन कंपटीशन विद अदर बैंक। ठीक है, तो बैंक को क्या करना होता है, अपना इंटरेस्ट रेट इस लेवल पर रखना होता है कि वो पर्याप्त जो है फिक्स डिपॉजिट पा सके इन कंपटीशन विद द अदर बैंक, दूसरे बैंकों के कंपटीशन में। ऐसा ना हो कि दूसरे बैंक जो है 8% ऑफर कर रहे हैं और हम 3% या 5% ऑफर कर रहे हैं, तो हमारे पास कौन एफडी करवाने आएगा। तो हमें रिलेटिवली मार्केट में बने रहना होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये पहला एक्सपेंस हो गया आपका, कौन सा हो गया फ्रेंड्स, इंटरेस्ट वाला एक्सपेंस हो गया। ठीक है, फिर दूसरा है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ये सेकंड फैक्टर है एक्सपेंडिचर का। बैंक जो है दूसरा पैसा जो खर्चा करता है वो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस पर करता है। सेकंड फैक्टर ऑफ एक्सपेंडिचर इज ऑपरेटिंग कॉस्ट। तो फ्रेंड्स सेकंड जो फैक्टर है एक्सपेंडिचर का वो है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। तो इसमें क्या है, इसमें स्टाफ कॉस्ट और अदर कॉस्ट इंक्लूड होती है। ठीक है फ्रेंड, स्टाफ मतलब जो सैलरी और उसको पर्क्स मिलते हैं वो, और प्लस अदर जो कास्ट होती है वो सारा मिला करके ही ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में आता है। बैंक ट्राई टू इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी एंड आल्सो लिंक अप सम ऑफ द स्टाफ कॉस्ट टू प्रोडक्टिविटी बाय प्रोवाइडिंग इंसेंटिव बेस्ड पैकेज। तो बैंक क्या करता है कि प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए इंसेंटिव बेस्ड पैकेज अनाउंस करता है जिससे कि प्रोडक्टिविटी बढ़े। ठीक है, दस एवरी एफर्ट इज मेड टू मेंटेन एंड रिड्यूस द परसेंटेज ऑफ स्टाफ कॉस्ट टू द इनकम लेवल। मतलब इस तरीके से पूरा प्रयास किया जाता है कि जो स्टाफ पर हमारा खर्चा है वो मिनिमम रहे इनकम के मुकाबले। अगर हम 100 रुपये कमा रहे हैं तो स्टाफ पर मिनिमम खर्चा करें, 8 रुपये, 10 रुपये या जो भी 20 रुपये जो भी हो, लेकिन मतलब मिनिमम खर्चा करने का कोशिश रहती है स्टाफ के ऊपर। अदर कास्ट कंप्राइजेज, अदर कास्ट में क्या आता है, डिप्रिशिएशन, जो भी मशीनें खरीदी गई उनका डिप्रिशिएशन, दाम घटता जाता है। रेंट जो हम पे करते हैं, अदर यूटिलिटीज, लीगल एक्सपेंसेस, वकील वगैरह, ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस जो लोग ट्रेवल करते हैं, पोस्टेज इधर उधर चिट्ठियाँ भेजने के लिए, टेली कम्युनिकेशन चार्जेज है ना, जो भी हम टेली कम्युनिकेशन के लिए इंटरनेट वगैरह यूज करते हैं, स्टेशनरी, नोट्स, बुक्स, फॉर्म्स है ना, ये सारी चीज़ों पर हम पैसा खर्चा करते हैं। तो ये सारे अदर एक्सपेंडिचर होते हैं। तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में दो एक्सपेंसेस होते हैं, एक स्टाफ के ऊपर खर्चा करना और दूसरा अदर खर्चा करना। तो स्टाफ के ऊपर जो खर्चा होता है वो वही सैलरी वगैरह देने में और पर्क्स देने में खर्चा होता है, और जो अदर एक्सपेंसेस होते हैं वो आपका रेंट देने में, डिप्रिसिएशन में, लीगल एक्सपेंसेस में, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस में, पोस्टेज वगैरह, टेलीकम्युनिकेशन, इन सभी चीज़ों में होता है। तो बैंक का यही टारगेट रहेगा कि मतलब जो है इसको मिनिमम रखा जाए। बैंक्स लाइक एनी अदर कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन वुड इंश्योर दैट वेस्टफुल एक्सपेंडिचर आर अवॉइडेड, है ना। तो मतलब हर बैंक, हर कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन की तरह यही चाहेगा कि वो एक्सपेंडिचर जो कि बेकार है उसको ना किया जाए, अवॉइड किया जाए। ठीक है, तो कास्ट बेनिफिट एस्पेक्ट्स आर आल्सो लिंक्ड इनटू एन अल्टरनेटिव आर एक्सप्लोर्ड। ठीक है, तो कास्ट बेनिफिट जो है एस्पेक्ट को भी देखा जाता है। और अगर कोई चीज़, मान लीजिए कोई चीज़ 100 रुपये की मिल रही है और कहीं दूसरा उसी का अल्टरनेटिव 80 का है, तो बैंक चाहेगा कि 80 वाला हम ले लें, अल्टरनेट आर एक्सपोर्ट, तो इसीलिए अल्टरनेट एक्सपोर्ट कहते हैं। दस एवरी एफर्ट टू रेशनलाइज दिस सेगमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर इज मेड। ठीक है, तो पूरी कोशिश की जाती है कि मतलब जो ये एक्सपेंडिचर का सेगमेंट है उसको कम करने के लिए हर एफर्ट लगाया जाता है। ठीक है, तो अगर हम नेट सेल में बात करें, मतलब एक क्रक्स की बात करें यहाँ पर, तो प्रॉफिटेबिलिटी इज ए फंक्शन ऑफ 6 वेरिएबल। किसी भी बैंक की जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो 6 वेरिएबल पर डिपेंड करती है। इंटरेस्ट बेस्ड इनकम, फी बेस्ड इनकम, ट्रेडिंग इनकम, यानी ये तीनों आपकी इनकम हो गई, और इंटरेस्ट एक्सपेंसेस और स्टाफ एक्सपेंसेस, अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ये आपका एक्सपेंडिचर हो गया। ठीक है, तो इन्हीं 6 वेरिएबल के ऊपर जो है हमारी जो है प्रॉफिटेबिलिटी डिपेंड करती है। और हम इसको बढ़ा कैसे सकते हैं, पहले 3 को हमें बढ़ाना होता है और लास्ट के 3 को हमें घटाना होता है। ठीक है, तभी हमारी, तो मैक्सिमाइजेशन ऑफ द फर्स्ट 3 वेरिएबल्स, तो मैक्सिमाइज हम टारगेट क्या करेंगे, पहले 3 वेरिएबल का मैक्सिमाइजेशन करेंगे। जो हमारी इनकम है फ्रेंड्स, सीधी सीधी बात है, जो हमारी इनकम है उसको मैक्सिमाइजेशन एंड मिनिमाइजेशन ऑफ लास्ट 3 वेरिएबल्स, जो लास्ट के 3 वेरिएबल हैं उनका मिनिमाइजेशन करना ही प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए रिक्विजिट होती है। ठीक है फ्रेंड, तो क्लियर हो गया हमको कि बैंक अगर प्रॉफिट कमाना चाहता है तो उसको इनकम बढ़ानी होगी और एक्सपेंसेस
घटाने होंगे। यही इन्हीं 6 वेरिएबल के ऊपर प्रॉफिटेबिलिटी डिपेंड करती है। तो हम ये शुरुआत में हम क्या जानना चाहते थे कि प्रॉफिटेबिलिटी जो है प्लानिंग कैसे की जाती है। तो आई होप अब आपको क्लियर हो गया होगा। पहले हमने देखा कि बैंक इनकम कहाँ से लाता है, फिर हमने देखा बैंक खर्चा कहाँ करता है, फिर हमने ये देखा कि जो है अगर हम इनकम को बढ़ा दें और खर्चे को घटा दें तो हमारी जो है प्रॉफिट बढ़ सकती है। तो ये इतनी बातें हमारी इस लेक्चर में क्लियर हो गई फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच।